जय साथियों, देखिए आज है 17 मार्च का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर आपने पिछले 5 दिनों में क्लास क्यों नहीं लिया। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अभी भी देखिए मेरी आवाज़ बैठी हुई है और फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। तो खैर वो जो छूटा हुआ करंट पर है उसको भी मैं रिकवर कर दूंगा और आज से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड दिया गया। तो देखिए, जो 95वां ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी था, इसमें जो है फिल्म RRR को जो है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड दिया गया। और आइए जानते हैं कि इसको ये अवार्ड किस गाने के लिए मिला है। तो देखिए, जो आपका RRR फिल्म था, इसमें गाना है नाटू नाटू, ठीक है। याद रखिएगा, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का जो सुपर हिट सॉन्ग था नाटू नाटू, तो इसको जो है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है। और इसके साथ ही 95वें अकादमी पुरस्कारों में भारत की एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म थी द एलिफेंट विस्पर्स, इसने भी इतिहास रचते हुए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया है। देखिए, जो आपका द एलिफेंट विस्पर्स है, इसका निर्देशन किया है कार्तिकी गोन्साल्विस ने। और एक खास बात और है, जो आपका 95वां ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी था, इसका जो आयोजन है ये लॉस एंजल्स में किया गया था। देखिए, दो चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में दो प्रश्न फिक्स हैं। पहला ये कि 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस फिल्म को जो है किस फिल्म के गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है। तो ये फिल्म है RRR और इसका गाना कौन सा है, नाटू नाटू। तो नाटू नाटू के लिए RRR को जो है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। और जो आपका द एलिफेंट विस्पर्स है, तो ये भी एक भारतीय फिल्म है, शॉर्ट फिल्म थी। इसको जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जो है इसको मिला है। बहुत गर्व की बात है कि भारतीय फिल्मों को ये सम्मान मिल रहा है, क्योंकि पहले तो बोहनी नहीं होती थी और इस बार दो दो फिल्मों को जो है ये अवार्ड मिला है। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता। तो देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिशेल यो ने जीता है, याद रखेगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट हीरोइन यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिशेल यो को मिला है। देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस का जो ऑस्कर है मिशेल यो ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए जीता है। और मलेशिया में जन्मी यो लैंड्रोमैट मैनेजर एवलिन बैंक की अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीतने वाली दक्षिण पूर्व एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस भी बन गई हैं। और देखिए, इसी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए जो है ह्यू क्वान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला। और देखिए, बेस्ट एक्टर यहाँ एक्ट्रेस लिखा गया है, तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार इस बार ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया और इनको ये अवार्ड फिल्म द वेल के लिए दिया गया था। तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता, ब्रेंडन फ्रेजर ने फिल्म द वेल के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिशेल यो को मिला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार ह्यू क्वान ने जीता। इतना याद रखेंगे तो आपके सारे प्रश्न एग्जाम में इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने के कारण काफ़ी चर्चा में था। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न अब तक बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले 10 सालों में, ठीक है। कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है और कौन सा ज्वालामुखी कब फटा किस महीने में, ठीक है। तो अभी मार्च का महीना चल रहा है। और जो इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी है, ये बहुत ज़ोर से फटा है और इसका लावा बहुत दूर तक जो है मतलब आसमान में पूरा बिखर गया था और धुआं धुआं हो गया था। देखिए, भी हाल ही में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट मेरापी में विस्फोट हो गया था। और मेरापी ज्वालामुखी वेधशाला के अनुसार जो इसका राग था, इसका राग का बादल शिखर से कुल 9,600 फीट यानी कि लगभग 3,000 मीटर ऊपर पहुंच गया। 3,000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर ऊपर तक इसका लावा धुआं ये सारा फैल गया था। तो इसलिए आसपास के लगभग 6 किलोमीटर के एरिया के इलाकों को जो है इंडोनेशिया में खाली कर दिया गया है। याद रखिएगा, जो आपका माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है और अभी हाल ही में इसमें बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ था। चौथा प्रश्न है कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया।
तो देखिए IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया था हाल ही में। और देखिए अभी हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था। और एक खास बतौर है ये जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत का है अपना, ठीक है, तो ये 15 से 26 मार्च तक इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। यानी कि 15 मार्च को शुरू हुआ है और 26 मार्च तक चलेगा IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप में लगभग 65 देशों की 324 महिला मुक्केबाज 12 भार वर्गों में चैंपियनशिप में भाग ले रही हैं। और जो आपके अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि भारत नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA विश्व रैंकिंग में 44वें स्थान से अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे खास बात आपको याद रखनी कि नई दिल्ली में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये 15 मार्च से शुरू हो गया है, 26 मार्च तक चलेगा। देखिए किसी भी खेल का आयोजन कहाँ पे हो रहा है ये आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आगामी PCS की परीक्षाएं लगी हुई हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो आप एक काम करिए, अपने नोटबुक में जो है एक ऐसे पेज लीजिए और यहाँ पे ऐसे लाइनिंग बनाइए। यहाँ पे लिखिए खेल का नाम, यानी कि चैंपियनशिप का नाम और आयोजन स्थल, और साथ में नीचे डेट भी लिखते रहिएगा कि कौन सा जो आयोजन स्थल रहा और कहाँ पे आयोजित हो रहा है। जैसे अभी हमने IBA की बात की तो ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, ठीक है, 15 मार्च से, ठीक है। तो ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी डिटेल वहाँ पे बना लीजिएगा, 15 से 26 मार्च। और देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। तो देखिए कंपनी है अमेरिका की हनीवेल इंटरनेशनल, इसने भी हाल ही में विमल कपूर को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। और देखिए जो आपके विमल कपूर हैं ये अपना पदभार 1 जून 2023 को जो है ग्रहण करेंगे। देखिए जो हनीवेल इंटरनेशनल है ये एक अमेरिकी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला समूह है जिसका मुख्यालय चार्लोट उत्तरी कैरोलिना है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में समीर खाकर का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए जो आपके समीर खाकर हैं ये एक अभिनेता थे, आपने इनको कई सारी फिल्मों में देखा भी होगा। और इन्हें जो है 1980 के दशक के क्लासिक सीरियल नुक्कड़ में इनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों जैसे कि शहंशाह, मेरा शिकार, गुरु, परिंदा, नफरत की आंधी जैसी बेहतरीन फिल्मों में भी काम किया था। और इसके अलावा समीर ने जो है G5 की वेब सीरीज सनफ्लावर में भी काम किया था। और हाल के समय में ये प्राइम वीडियो सीरीज फर्जी में भी नजर आए थे। तो समीर खाकर क्या थे, एक अभिनेता थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और सातवां प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है। तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा हथियार का आयातक है ये अपना भारत बन गया है। और ये एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए फिक्स भी हो गया है, ठीक है। और अगर ये प्रश्न नहीं आया तो समझ लीजिए बेकार है फिर मेरा पढ़ाना, क्योंकि मुझे 100% अनुमान है और जो भी मैं गेस करता हूँ आपने देखा होगा पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। याद रखिएगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हथियार का आयातक है ये भारत बन गया है। आइए दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातकों और निर्यातकों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आगामी PCS परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अरेंजमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये निम्नलिखित देशों को दुनिया के सबसे बड़े आयातक के रूप में जो है क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता रहेगा कौन नंबर 1 पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे पे है, तभी आप व्यवस्थित कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान, कब से कब तक, 2018 से 2022 के दौरान दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देश कौन कौन से हैं। इनमें नंबर 1 पे भारत है, यानी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का आयातक है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर कतर है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है और पाँचवें पे चीन है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले यानी कि हथियार का आयात करने वाले देश हैं, ठीक है। भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन, क्रम याद हो गया होगा आपको। देखिए जो रक्षा थिंक टैंक सिपरी है यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बन रहा मतलब बना रहा, लेकिन 2013 से 17 तक, देखिए 18 के पहले की आखिरी बात हो रही है, यानी कि 13 से 17, तो 13 से 17 और 2018 से 22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई। वहीं 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी थे।
यानी कि हथियार बेचने के मामले में दुनिया में नंबर 1 अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर फ्रांस है, चौथे पे चीन है और पाँचवें पे जर्मनी है। और देखिए पाकिस्तान 2018 से 22 के दौरान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। यानी कि हथियार खरीदने के मामले में, ठीक है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, हमारा छोटा भाई कह सकते हैं या फिर बदमाश बच्चा कह सकते हैं। तो ये 8वें नंबर पर था, इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्योंकि देखिए दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा एक तरीके से कहा जाए सेंटर कौन सा है, पाकिस्तान ही है, ऐसा कई सारी रिपोर्ट में माना गया है। और भाई देखिए आतंकवादियों को हथियार भी चाहिए, तो हथियार कहाँ से मिलेगा, जब वो खरीद कर लाएंगे दूसरे देशों से। तो हथियारों को खरीदने के मामले में कौन सा देश नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है, 8वें नंबर पर है पाकिस्तान, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा ऐसे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक भारत है और पाकिस्तान 8वां दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश है। याद रखिएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं आप इसको। और देखिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ें। और जैसे पुराने चैनल पे हमारे 2.5 लाख तक बच्चे पहुंच गए थे, और इस चैनल पे भी आपको पहुंचाने का टारगेट रखना है, ठीक है। और देखिए लाइक करने में तो कुछ लगता नहीं है आपका, उसमें एक भी रुपये नहीं लगता है। तो लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को, इससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग वीडियो को सक्रिय रूप से देख रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और 8वां प्रश्न है कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने। तो देखिए भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गारसेटी बन गए हैं। देखिए लॉस एंजल्स के जो पूर्व मेयर हैं एरिक गारसेटी, ये भारत में अगले अमेरिकी राजदूत होंगे, याद रखिएगा। तो देखिए अमेरिका जो है हमारा बहुत ही अच्छा मित्र भी है और जो भी कह सकते हैं, इसलिए अमेरिका के राजदूत का नाम तो आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा। इनका नाम है एरिक गारसेटी। और देखिए 2 सालों से ये पद रिक्त था, 2 सालों बाद जो है नियुक्ति हुई है, इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट है। नवा कि हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने विश्व बैंक के साथ मिलकर जो है भारत के टोटल 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आइए जानते हैं कि ये 4 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए भारत और विश्व बैंक ने जिन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए समझौता किया है, ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जहां पर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। और इन राज्यों में $500 मिलियन की ऋण सहायता से कुल 781 किलोमीटर के निर्माण के लिए समझौते पर अभी हाल ही में विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए विश्व बैंक की स्थापना जो है ये जुलाई 1944 में की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डेविड मलपास हैं। 10वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो देखिए ये देश आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है। आपको बताना है कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है इसका क्या नाम है, ठीक है। देखिए इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक और जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई है जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात का केंद्रीय बैंक है, इन दोनों ने मिलकर फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है। और देखिए इस समझौते ज्ञापन के अनुसार दोनों केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं का पता लगाने और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बीच अंतर की जांच करने के लिए मिलकर जो है काम करने का निर्णय लिया है। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू में फिनटेक और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से संबंधित मामलों पर तकनीकी सहयोग भी साझा करना शामिल है। याद रखिएगा कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई और जो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात का जो केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, इन दोनों ने मिलकर फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ये समाप्त होते हैं। बाकी देखिए जो 5 दिन में आपका जो छूटा हुआ प्रश्न है उसको मैं आगे की वीडियोस में कवर कर दूंगा इसी महीने में ही। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और थोड़ा सा ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए। क्योंकि मुझे देखिए मतलब इतना दिक्कत हो गया था कि बैठने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। मैं चेयर पे बैठ नहीं पा रहा था, तो उसीलिए मतलब वीडियोस नहीं बना पा रहा था, इच्छा ही नहीं हो रही थी। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ठीक है। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले आराम कर लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, क्लासेस तो आगे कंटिन्यू हो ही जाएगा।
तो अभी आपको बताना है कि चीन के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, बताइए। और आपको बताना है कि नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है। और आपको बताना है कि भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, बताइए। और अभी हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश में की गई, बताइए। और अब हम बात करेंगे जो है, कल तो नहीं मतलब टोटल जो मैंने 11 तारीख को क्वेश्चन अपडेट पूछा था, उस 11 नहीं 10 तारीख को, तो उसका सही क्वेश्चन अपडेट का उत्तर बता दूं आपको। देखिए, मेघालय में 11वीं विधानसभा की निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में जो है थॉमस ए संगमा को चुना गया है। और अभी हाल ही में देखिए, जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और देखिए, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया। और अभी हाल ही में HCL टेक्नोलॉजीज ने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ साझेदारी की थी। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।